वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्णा फिजिक्स क्लासेस के बैनर तले पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, आईटीआई, ईटीसी इस तरह के एग्ज़ाम जो बिहार, झारखंड, दिल्ली किसी भी राज्य में होता हो वह सभी राज्य के लिए यह बैच एप्लीकेबल होगा और इससे पढ़ करके आप लोग निश्चित रूप से लाभ उठा पाइएगा। तो चलिए, हम लोग अभी तक 2 मैराथन कर चुके हैं। पहला यूनिट एंड डायमेंशन का, तीसरा स्केलर एंड वेक्टर का, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फिजिक्स, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल करके एक लिस्ट बना होगा, वहाँ से आप प्रत्येक चैप्टर को आसानी से पढ़ पाइएगा। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज तीसरा महा मैराथन क्लास। इसमें हम लोग स्पीड, वेलोसिटी यानी चाल और वेग की बात करेंगे और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी हम लोगों का ऑफलाइन क्लास सुबह 10 बजे से चालू हुआ है। आप ऑफलाइन बैच में यदि जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप यूनिवर्सिटी रोड, सराय, भागलपुर में स्थित कृष्णा फिजिक्स क्लासेस है, इसी के बैनर तले हम लोग प्रत्येक साल पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का क्लास कराते हैं और प्रत्येक विषयों का यहाँ पे सभी एक से एक बेहतर फैकल्टी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका तैयारी अच्छा हो। और किसी भी प्रकार का आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महा मैराथन, और यह मैराथन आपका फिजिक्स का तीसरा मैराथन होगा और यह मैराथन अभी स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं महा मैराथन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि चाल और वेग पढ़ना है तो चाल और वेग को पढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप गति को समझिए, गति क्या होता है, गति की वजह से क्या क्या घटनाएं घट सकती है, और कोई वस्तु अधिक गतिशील है तो क्या क्या उत्पन्न हो सकता है, या कोई वस्तु गतिशील है तो इसमें जो भी घटनाएं घटेगी इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है। आइए इसी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम बेसिक लेके चलते हैं। क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मान लीजिए कोई वस्तु गति में है, गति कहने का मतलब मोशन, मोशन यानी गति में है। तो बताइए कोई भी वस्तु गतिशील हो उसमें क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यह एक बॉडी है, यहां से चल करके इस पॉइंट तक आया तो इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनता है, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी बॉडी गति में होगा तो वह दूरी तय करेगा या विस्थापन होगा उसमें, या उसमें कुछ ना कुछ चाल होगा, कुछ ना कुछ उसका वेग होगा, या वेग में यदि वहां परिवर्तन होता है तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होगा, या वह कोई भी वस्तु चलेगा तो कुछ ना कुछ उसमें समय लगेगा। तो निश्चित रूप से कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें हो सकता है दूरी कवर हो, विस्थापन तय हो, चाल होगा, वेग होगा, त्वरण होगा, समय होगा। तो गतिशील वस्तु के द्वारा ये सारे चीज की पॉसिबिलिटी बनता है, ये सारे चीज हो सकते हैं। अब ये सभी चीज को निकालने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, दूरी क्या होता है,
विस्थापन क्या होते हैं, चाल क्या होता है, वेग क्या होते हैं, त्वरण क्या है, समय, ये सभी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से पहले इसको रफली एक समझाने का हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम दूरी की बात करें तो आपसे यदि हम पूछे कि दूरी होता क्या है, तो आप बताइएगा कि सर दूरी जो होते हैं, क्या बोलिएगा कि मान लीजिए यह एक बिंदु है और एक बिंदु ये है। अब कोई वस्तु प्रारंभ किया चलना, यहां से चला ऐसे 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 करके इस पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां से जब चला होगा तो प्रारंभ में इसका दूरी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मान लीजिए 0 है, नहीं कुछ है, 0 है। यहां तक आया, मान लीजिए 10 किलोमीटर ये चला, तो 10 किलोमीटर चला होगा तो एक एक छोटे छोटे डिस्टेंस, लंबाई कवर करने के बाद यहां तक आने के बाद आपको पता चला होगा 10 किलोमीटर। और यहां से जब चला होगा तो इसका देखिए डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं है, यह पहला पॉइंट कह दे या दूसरा पॉइंट कह दे, तो दोनों बिंदु के किसी भी दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो भी लंबाई होगा उसी लंबाई को दूरी कहते हैं। ध्यान से समझिए, किसी भी दिशा में दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होता है उस लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन हम बात करें दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी, अब बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने का इससे छोटा रास्ता नहीं हो सकता है, तो दो बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसको हम लोग विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। किसी भी दिशा में दो बिंदु के बीच का जो लंबाई है उसको दूरी कहेंगे, और दो बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसको विस्थापन कहते हैं। अब किसी भी वस्तु के द्वारा ध्यान समझिएगा, प्रत्येक सेकेंड में, मान लीजिए 1 सेकेंड में वस्तु यहां आया, 2 सेकेंड में यहां, 3 सेकेंड में यहां, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में यहां, प्रत्येक सेकेंड में कोई वस्तु जो दूरी तय करती है इसको हम लोग कहते हैं चाल। यानी चाल किस पे निर्भर करता है, दूरी पर। तो किसी भी वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और किसी भी वस्तु द्वारा प्रत्येक सेकेंड में तय किया गया जो विस्थापन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेग कहते हैं। यानी वेग जो है वह विस्थापन पर निर्भर करता है, चाल जो होते हैं वह दूरी पर निर्भर करता है। तो किसी भी दिशा में दो बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, या दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब हम चाल की बात करें तो प्रत्येक सेकेंड में तय की गई जो दूरी होता है उसको हम चाल कहते हैं। प्रत्येक सेकेंड में तय किया गया जो विस्थापन होता है उसको हम लोग वेग कहते हैं। और जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन कैसे करेगा, मान लीजिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और कुछ क्षण के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो समय के साथ समय लगा और समय के साथ वेग में परिवर्तन हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो वेग में परिवर्तन जरूरी नहीं है कि वेग बढ़ेगा ही, वेग घट भी सकता है। परिवर्तन जो है वेग में ज्यादा भी हो सकता है वेग, और वेग कम भी हो सकता है। जब वेग ज्यादा होगा तो उसको धनात्मक त्वरण, और जब वेग में कमी आएगा तो उसको ऋणात्मक त्वरण, मंदन कहते हैं उसको, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब इस दूरी और विस्थापन में बात करें कौन बड़ा कौन छोटा का, तो ध्यान दीजिए, दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा। या मान लीजिए कोई वस्तु है, ए से चला और बी तक आया, ए से चला और बी तक गया। अब ए से बी के
बी को आप दूरी भी कह सकते हैं और ए से बी को आप विस्थापन भी कह सकते हैं। मतलब ए से बी दूरी भी है, ए से बी आपका विस्थापन भी है। यानी इस कंडीशन में दूरी बराबर हो जाता है विस्थापन और इस कंडीशन में दूरी जो होते हैं वह बड़ा होता है किससे? विस्थापन से। बड़ा छोटा पहचानने के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जिधर तीर लगता है वह भाग छोटा होता है, जिसका मुंह खुला हो वह भाग आपका बड़ा होता है। पूरे अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसका डिटेल से आप थ्योरी के साथ साथ आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करना चाहिएगा, तो आप निश्चित रूप से मेरे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारा सब्जेक्ट मिलेगा। तो चलिए आप क्या देखें, दूरी विस्थापन के बराबर होते हैं या दूरी बड़ा होता है किससे? विस्थापन को। जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो दूरी बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? विस्थापन से। अब विस्थापन को बराबर के इधर कर दे, दूरी बटे यदि हम विस्थापन लिखे, दूरी बटे विस्थापन, ये बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? एक से। याद रखिएगा, यदि हम विस्थापन, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, विस्थापन बटे दूरी लिखेंगे तो ये जो होगा लेस देन और इक्वल देन किससे होगा? 1 से। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपको देखने के लिए मिला है। चलिए हम अब इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग डिफिनेशन के साथ, फार्मूला के साथ देखेंगे। फिलहाल आप सीख गए होंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होते हैं, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या है और विस्थापन और दूरी के बीच में संबंध क्या है। तो संबंध यही है कि दूरी विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर होता है। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, हम एक एक चीज को फिर से हम डिफिनेशन के साथ देखते हैं। जरा समझिए, हम बात करेंगे अब दूरी और विस्थापन का, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड ये है। अब यहां से कोई व्यक्ति है, चलना प्रारंभ किया और यहां तक आया, तो डिस्टेंस जो होगा, जो टोटल पाथ कवर किया इस होकर के, वह आपका डिस्टेंस होगा। और यहां से डायरेक्ट जैसे इस पॉइंट पे आता है तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि पीछे हम इसकी चर्चा किए भी थे। और न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब चलिए एक एक टॉपिक करके हम लोग देखते जाते हैं। अब बात करें हम लोग दूरी, और आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल कोशिश कीजिए कि क्लास के साथ साथ आप लिखते भी जाइए और लेक्चर को भी सुनते जाइए, तब इसका बेनिफिट होगा। अन्यथा आप सिर्फ लेक्चर देखते हैं और इसका यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो इसका कोई फायदा देखने से नहीं होगा। आज आपको याद रहेगा, कल याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब भूल जाइएगा तो फिर रिवीजन करने के लिए आपका नोट्स का होना जरूरी है। तो देखिए, डिस्टेंस की बात करें तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। ये दूरी की बात थी। अब बात करें विस्थापन का, तो विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का SI मात्रक हम लोग मीटर यूज करते हैं। एक NCERT का बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है जो कि अभी हम आपको समझाए भी। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है हमेशा 1 से बड़ा होगा,
या बराबर होता है। एनसीईआरटी का जो पॉइंट्स होता है उसको निश्चित रूप से आप हाईलाइट करके याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का हूबहू लाइन से मिलता जुलता है। तो कुछ कुछ हम लाइन भी इसका रखे हैं एनसीईआरटी का, तो ताकि आपका एनसीईआरटी का भी तैयारी होते चले जाए। अब बात करें दूरी बटे विस्थापन, अभी जस्ट पीछे बताए थे, वह ग्रेटर देन बड़ा होता है इससे। विस्थापन बटे दूरी का लेंगे तो 1 से वह छोटा हो जाता है। अब नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन की हम अनुपात की बात करते हैं। देखिए इसका क्या अनुपात होता है, चलिए अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, अब मान लीजिए कोई आदमी है, ए से चला, बी, फिर सी पे, फिर डी पर, कोई फिर ई पे गया, और कोई डायरेक्ट जो है ए से ई तक आता है। जरा समझिएगा कैसे चला। ए से कोई व्यक्ति बी चला, बी से सी, सी से डी, डी से ई गया, कोई डायरेक्ट जो है ए से ई पर आया। तो ए से ई जो होगा, ये वाला पोर्शन आपका विस्थापन होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया है पूरा, ये जो रास्ता तय किया, ये आपका दूरी होगा। तो विस्थापन देखिए 5 और 5 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 10। लेकिन जैसे ही हम बात करें दूरी का, तो दूरी देखिए ये पूरा यहां से चला 4 तो 4, फिर आगे चला 3 तो 3, फिर आगे चला 4 तो 4, फिर आगे गया 3 तो 3। टोटल को यदि आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ गया, 14। विस्थापन आप कितना निकाले, 10। अब दोनों का अनुपात कहता है दूरी बटे विस्थापन, तो 14 बटे क्या हो जाएगा, 10। 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी 7 बटे 5। इसी को रेशियो में लिखेंगे, दूरी अनुपात विस्थापन, तो 7:5 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए, दूरी और विस्थापन पे क्या होता है। गौर कीजिएगा, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.1/2, 2.1/2 का मतलब क्या हुआ बाबू, तो देखिए 2 दूना 4, 1 5, यानी 5/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी 2.5 चक्कर। तो 2.5 चक्कर कैसे लगाएगा, तो मान लीजिए कोई आदमी यहां से चलना स्टार्ट करता है, घूमते हुए 1 चक्कर पूरा किया, फिर चला पूरा 1 चक्कर पूरा किया, तो 2 चक्कर हुआ, फिर यहां से चला, फिर यहां पे हाफ चक्कर, आधा चक्कर। तो यहां पे तो दूरी तो 2.5 चक्कर के लिए निकालेंगे, लेकिन जब विस्थापन की बात होगी तो यहां से स्टार्ट हुआ था, फिर यहां पे आ गया, एंड हो गया। तो इसका विस्थापन क्या हो गया, 7 + 7 यानी 14। तो यानी विस्थापन की बात करेंगे तो 7 + 7 कितना हो गया, 14। लेकिन दूरी की बात करें तो 1 चक्कर पूरा करने में पूरा परिधि क्या लेता है, 2πr। तो आपको 2.5 चक्कर पूरा करना है तो 2.1/2 यानी 5/2, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए 2π का मान 22/7, रेडियस इसका 7 मीटर, और टोटल डिस्टेंस 5/2, और सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 110 मीटर आ जाएगा। तो आपका दूरी कितना हो गया, 110 मीटर, और विस्थापन कितना हो गया, 14 मीटर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे से आप नोट्स बनाते जाइएगा, ध्यान दीजिए। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्ण अवस्था में क्या होता है, आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू, कोई वस्तु यहां से फेंके और 5 मीटर पर गया, फिर यहां से लौटा, तो ये 5 मीटर गया ऊपर और 5 मीटर आया नीचे।
तो जहां से चला वहीं पहुंच गया, यानी 5 में से 5 को घटा देंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन दूरी की बात करें तो जो पाथ कवर क्या है वो पूरा दूरी होगा। तो 5 ये गया, 5 आया, तो टोटल दूरी हो जाएगा 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। यानी विस्थापन होगा 0, लेकिन दूरी क्या हो जाएगा? 10। तो देखिए विस्थापन क्या हो गया बाबू? 0, दूरी क्या हुआ? 10। और दूरी बटे यदि हम विस्थापन निकालें, यहाँ पे कहता है दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी बटे विस्थापन, यानी 10/0। इस एक्चुअल वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन अनुपात में जब लिखेंगे तो 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 0। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वह आपका 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है, तो दूरी और विस्थापन का क्या अनुपात होगा? जरा समझिए। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या, यानी इसका टोटल त्रिज्या कितना है? 23 मीटर है, तथा 144.51 मीटर परिपथ वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाती है, तो मान लीजिए यहां से चला और यहां पे आ गया, तो इसका विस्थापन, एक चक्कर में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा 0। लेकिन जब हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या हो जाता है? दूरी हो जाता है इसका पूरा परिधि। तो परिधि निकालने के लिए 2πr का यूज करते हैं, तो 2 × 22/7 × रेडियस इसका लिख लीजिए 23। ये सभी को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको किसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा? दूरी का। और फिर इसका हम लोग अनुपात निकाल देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करके देखिएगा एक बार, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक या शून्य हो सकती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो दूरी और विस्थापन में मेनली यही डिफरेंस है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम लोग चाल का, तो चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हम बताए थे चाल दूरी पर निर्भर करेगा, या प्रत्येक सेकंड में जो दूरी तय होता है उसको हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इसका SI मात्रक जो होते हैं बाबू मीटर पर सेकंड होता है, और यह एक अदिश राशि है। चाल याद रखिएगा, चाल एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। जब हम वेग की बात करें, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है, याद रखिएगा वेग के बारे में। और वेग दो तरह से हम लोग यूज करेंगे, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। वेग को दो तरह से लिखेंगे हम लोग, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग अंतिम वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं और अंतिम वेग को v से लिखते हैं। यानी u रहे तो प्रारंभिक वेग और v रहे तो अंतिम वेग। अब जरा समझिए त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे दर का मतलब आलू प्याज बैगन का दर नहीं है। दर का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन। जो समय के साथ वेग में परिवर्तन आ जाता है
तो वहां पे त्वरण डेवलप होता है। तो यहाँ पे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब कोई भी चीज का परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो प्रारंभिक वेग मान लो u है, अंतिम वेग v है, तो v माइनस u बटे t। हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। त्वरण का SI मात्रक की बात करेंगे तो वेग ऊपर में है तो मीटर पर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड, सेकेंड को ऊपर कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और त्वरण का बीमा L t के पावर -2, इसी को लिख सकते हैं m0 L t के पावर -2। क्योंकि पीछे की क्लास में हम यूनिट एंड डायमेंशन लिखने के लिए समझा दिए हैं। जो अभी तक यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास नहीं किए हैं या स्केलर और वेक्टर का क्लास नहीं किए हैं, निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये दोनों चैप्टर का महामैराथन क्लास का वीडियो अपलोड होगा। आप निश्चित रूप से इसका क्लास कीजिए और आपको निश्चित इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें। इसमें वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है, यानी वेग में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो त्वरण का मान शून्य होता है। वेग में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो त्वरण का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए ये वेग जो है, यहां से समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, A B C। कोई वस्तु, कोई आदमी A से B जाता है, फिर B से C जाता है। A से जब B जाएगा तो इसका मान लीजिए प्रारंभ में इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ क्षण के बाद भी इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर जो है B से C गया, इसका प्रारंभिक वेग मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ क्षण के बाद भी इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, 2 सेकेंड के बाद। तो इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस A से A to हम B की बात करें तो इसका अंतिम वेग भी 10 है और प्रारंभिक वेग भी 10 है और समय क्या है 2। तो 10 में से 10 गया 0, 0 बटे 2, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा 0, यानी कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ। अब इस कंडीशन में बात करें B to C का, तो देखिए इसका अंतिम वेग भी 10 है, प्रारंभिक वेग भी 10 है, 10 में से 10 गया 0, 2 से भाग देंगे तो ये आपको 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब एक समान वेग से कोई वस्तु चले तो उस कंडीशन में त्वरण का मान शून्य होता है। आइए कुछ इस पे और सवाल हम लोग बनाते हैं। जब वेग का मान, 2 कंडीशन यहां पे याद रखिएगा, जरा समझिए यहां पे भी समझिए। प्रारंभिक वेग की बात करें, अंतिम वेग और समय। मान लीजिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी प्रारंभिक कम है, अंतिम क्या है ज्यादा है। तो यहां पे 2 सेकेंड का टाइम लेंगे तो यहाँ 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये प्लस में आया, धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन जब प्रारंभिक वेग ज्यादा हो तो यहाँ पे अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकेंड यानी कम हो जाए। यहाँ देखिए 10 से 20 हुआ तो इसका मतलब वेग बढ़ा, लेकिन जब 20 से 10 हुआ होगा इसका मतलब है कि वेलोसिटी इसका घटा होगा। अब जब वेग घटेगा यानी 2 सेकेंड में कितना का त्वरण डेवलप हुआ होगा, तो A निकालने के लिए v माइनस u बटे टी, 10 में से 20 गया तो आपका -10 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे -5 आ जाएगा। अब -5 ये बताता है ऋणात्मक त्वरण है और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। और जब ये माइनस का चिन्ह आ जाता है तो ये माइनस का चिन्ह आंसर के लिए हम लोग नहीं लेंगे। आगे चल के आपको एक सवाल ऐसा दिखेगा, जरा समझिए। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान हमेशा समान रहता है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे एक सवाल और देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए।
मान लीजिए कोई आदमी है, ए से बी गया और बी से सी गया। प्रारंभिक वेग इसका 2 मीटर पर सेकेंड है, बाद में ये 4 हो जाता है 2 सेकेंड के बाद, फिर 2 सेकेंड के बाद 6 हो जाता है। तो यदि हम बात करें ए टू बी का, तो इसका अंतिम वेग 4, प्रारंभिक वेग 2 और समय 2, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 2, अब भागा 2, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब बात करें बी टू सी का, तो इस कंडीशन में अंतिम वेग क्या हो जाएगा 6, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 4/2, तो ये भी 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब u का मान कम हो और v का मान ज्यादा हो, यानी u प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग ज्यादा हो, तो त्वरण कहलाता है। लेकिन जब u ज्यादा हो, प्रारंभिक वेग ज्यादा हो और अंतिम वेग कम हो, तो इसको हम लोग मंदन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन को लिखने के लिए हम लोग ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, समझे? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे समझने वाला चीज है, समझिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उदर यानी वर्टिकल, जब वस्तु वर्टिकल चलेगा, जैसे कोई वस्तु को ऊपर फेंके तो ऊपर से नीचे भी आएगा, तो नीचे कोई वस्तु नीचे जा रहा है, यह हो सकता है ऊपर जा रहा है, तो नीचे आएगा तो ऊपर से ये नीचे की ओर गिरेगा, और ऊपर भेजेंगे तो यहां से ऊपर, तो ये वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ देंगे तब ऊपर जाएगा, और यहां तक जब पहुंच जाएगा अंतिम में, यानी ऊपर से नीचे गिरा रहा है, जरा फिर से समझिएगा, इस तरह यहां समझिए। अब कोई वस्तु है, इसको नीचे गिराए तो यहां पे आ गया, तो यहां पे जब होगा किसी वस्तु को पकड़े होंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा 0, और जब टकराया होगा अर्थ सरफेस से तो यहां पे कुछ ना कुछ इसका मान होगा, कुछ ना कुछ मान होगा। तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ। तो प्रारंभिक ये क्या होगा 0 और अंतिम में ये कुछ ना कुछ होगा। जब वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, ये नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो स्वाभाविक है कि प्रारंभ में कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा, और जब लास्ट जैसे यहाँ पे फेंके तो यहाँ तक आया, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु को हम, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद करेगा। नीचे जब फेंकेंगे, नीचे गिराएंगे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, जब टकराएगा तो वेग फाइनल कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब वस्तु को नीचे इनिशियल से ऊपर फेंकेंगे तो शुरुआत दौर में कुछ ना कुछ मान होगा वेग का, और फाइनल जब पहुंचेगा तो वहां पे इसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, जरा और समझिएगा। देखिए IP जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। FP मतलब हुआ फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। विराम अवस्था से चलेगा कोई भी वस्तु, जब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो वहां पे आपको नजर आएगा उसी में कि विराम अवस्था से चलेगा, तो कोई भी वस्तु विराम अवस्था से चलेगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या लीजिएगा 0, और ब्रेक लगाने पर, कोई भी चीज में ब्रेक लगाएंगे तो धीरे से रेस्ट हो जाएगा, तो उसका अंतिम वेग क्या लेंगे 0। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स यहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया जाता है, तो उस कार पर मंदन का मान ज्ञात करें। देखिए u बराबर प्रारंभिक वेग दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये सभी को गुना भाग कीजिएगा तो ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ब्रेक लगाएंगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा 0। तो त्वरण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a बराबर v माइनस u बटे t, तो u v का मान 0
माइनस क्या हो जाएगा 20/5। तो इसका वैल्यू हो गया कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप गलती से -4 मीटर पर सेकेंड में यदि मार के आ गए तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि त्वरण एक सदिश राशि है और सदिश राशि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे इसको -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कीजिएगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो ये बचेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको माइनस में नहीं लिख करके इसको आपको प्लस में लिखना पड़ता है। इसका ए नंबर आपका ए विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आप वेक्टर दूसरा महामैराथन में हम पढ़ाए हुए हैं, आप निश्चित रूप से उसमें जा करके दूसरा मैराथन का क्लास देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मंडल लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर क्या है, ए है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब गति का समीकरण, कोई भी चीज गतिशील होता है तो उसके गति के समीकरण में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। जहां पे कुछ टर्म यूज होगा, जैसे s होगा तो विस्थापन होगा, u होगा तो प्रारंभिक वेग होगा, v होगा तो अंतिम वेग होगा, a होगा तो एक्सेलरेशन त्वरण होगा, t होगा तो समय लेंगे, g का मतलब होता है गुरुत्व त्वरण जब ऊपर नीचे कोई वस्तु गति करेगा, और g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसी को हम लोग 10 मान करके बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज है जो कि एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान से समझिए। गति का परिभाषा एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान से समझिएगा। गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था बाबू, गैलीलियो दिया था। लेकिन गति का नियम जो है वह आपका न्यूटन साहब दिए थे। मैक्सिमम बच्चे इस समीकरण के बारे में, किसके बारे में कौन लगा देगा, न्यूटन साहब। लेकिन याद रखिएगा गति की परिभाषा तथा गति का जो समीकरण है वह किसके द्वारा दिया गया है, गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। अब गति के समीकरण जो होते हैं, किस तरह के गति के लिए कौन सा समीकरण यूज करेंगे, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आपके पास ये सारे इक्वेशन स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, इसकी चर्चा अभी हम तुरंत करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गति जो वस्तु है वो 2 डायरेक्शन में मेन रूप से करता है। एक तो क्षैतिज कैसा होता है, इस तरह का जो गति होगा वह क्या होगा, क्षैतिज होगा। दूसरा उतर्ग, क्षैतिज का मतलब हुआ इस तरह का जो सरफेस होगा इसको हम लोग क्षैतिज कहेंगे। उदर्ग क्या होता है, जो ऊपर नीचे अधिक गति करेगा वह क्या हो जाएगा, उदर्ग। तो क्षैतिज जो हम लोग चलते हैं तो वह क्या कहलाता है, क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऊपर नीचे जो होगा वो उसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। देखिए क्षैतिज के लिए क्या होता है, जब कोई जमीन पे चलेगा, क्षैतिज चलेगा, उसके लिए आपको 4 समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और nthवां सेकंड के लिए u प्लस a बाई 2n-1, जहां पे n जो होता है वह सेकंड टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए जब यहां पे उदर्ग गति करेगा तो नीचे से ऊपर भी करेगा वस्तु गति और ऊपर से नीचे भी आएगा। हो सकता है नीचे से ऊपर जाए, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जिसका एक्सेलरेशन होता है वह -g हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो g का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ जहां जहां आप a देख रहे हैं वहां वहां -g लगा दीजिएगा, तो नीचे से जो ऊपर की ओर गति होगा उसके लिए आपको समीकरण फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g s के जगह पे आप h भी लिख सकते हैं। s nth के लिए u माइनस जी बाई 2n-1 का हम लोग यूज करेंगे समीकरण फार्मूला। जब वस्तु ऊपर से नीचे आए
तो g का वैल्यू प्लस होगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस लगा दीजिएगा। तो आपको 4 फार्मूला यहां देखने के लिए मिला, 4 इसमें 4 यहां, टोटल आपको 12 फार्मूला आपको याद रखना है, साथ में आपको कंडीशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पे है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। हर पद का मात्रक और बीमा समान होता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं, बाकी आप अपने से खुद से चेक करके बताइएगा, क्योंकि डायमेंशन का ये यूज है। ये ऐसे बच्चे जो यूनिट एंड डायमेंशन का महामैराथन क्लास नहीं देखे हैं उसको ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, जरूर समझ में आ जाना चाहिए। जैसे देखिए पहला समीकरण आप जानते हैं v बराबर u प्लस AT। इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है? पहले इसका यूनिट लिखिए। वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। फिर प्रारंभिक वेग है तो इसके लिए भी मीटर पर सेकेंड होता है, प्लस यहाँ पे एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का होता है सेकेंड के पावर नहीं कुछ है तो 1। तो मीटर पर सेकेंड बराबर मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस मीटर, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2, गुना में पावर जुटेगा तो ये -1 हो जाएगा। तो देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी इसके प्रत्येक पद का जो मात्रक है वो सभी का मात्रक क्या आ गया? समान आ गया, समान आ गया। और इसका बीमा लिखेंगे तो बीमा लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं MLT का। तो इसके लिए हम बीमा लिखेंगे तो m के पावर 0, चूंकि kg नहीं है, L के पावर 1, T के पावर -1, इसका बीमा ये हुआ। इसी तरह से चूंकि मीटर के लिए मीटर तो MLT के लिए यूज करते हैं, तो मास है नहीं, kg नहीं है, तो सीधा L के पावर 1, T के पावर -1, प्लस इसके लिए बीमा लिखेंगे L के पावर 1, T के पावर -1। इसको समझने के लिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास देखना पड़ेगा। और ये आपको मेन रूप से 11th क्लास में आपको यूनिट एंड डायमेंशन मिलता है। ऐसे बच्चे जो 10th पास करके आए हैं और इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उसको थोड़ा सा लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपको 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप समझ जाइए। तो देखिए यहाँ पे सभी का डायमेंशन L के पावर 1, T के पावर -1 आया। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पद का आप यूनिट एंड डायमेंशन निकालिएगा तो हर पद का क्या आएगा? समान आएगा। आप पहले इसको करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सभी का मात्रक और बीमा समान आएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। नीचे दिए गए समीकरण में अगर a और b नियतांक है और a और b की मात्रक और बीमा क्या होगा? देखिए ये वंडरवाल इक्वेशन है, p प्लस a बाय v स्क्वायर, v माइनस b बराबर RT। ये में टर्म में क्या क्या कौन सा टर्म है इसको जरा समझ लीजिए। p होता है यहाँ पे प्रेशर दाब, a और b कांस्टेंट नियतांक है, r जो है वह रेडबर्न यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है। यदि इसी में समानता क्या होता था? प्रत्येक पद का यूनिट और डायमेंशन समान होता है। तो प्रत्येक पद का तो p बराबर हो जाएगा a बाय v स्क्वायर, प्रत्येक पद समान होता है तो p बराबर a बाय v स्क्वायर। यदि a निकालना चाहेंगे तो इसको इधर घुमा करना पड़ेगा, तो a बराबर p v स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर का यूनिट होता है फोर्स बटे एरिया, जरा समझिएगा यहाँ पे। देखिए प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स का होता है न्यूटन, और न्यूटन को लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यही लिखा गया है यहाँ पे, देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, और प्रेशर का होता है मीटर क्यूब, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, या इसको मीटर से मीटर काट दीजिएगा। सभी चीज़ को सॉल्व कीजिएगा तो a का यूनिट आएगा kg मीटर के पावर 5 पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा a का MLT के पावर में लिखते हैं, तो m के पावर नहीं कुछ है तो 1, L के देखिए मीटर के पावर 5 है तो L के पावर 5, यहाँ पे देखिए सेकेंड के पावर -2 है तो t के पावर -2, ये इसका बीमा हो जाएगा। ये तभी समझ में आएगा जब पहला आप लेक्चर कीजिएगा तब, अभी फिलहाल हम बताते हुए जा रहे हैं इसको।
अब देखिए प्रत्येक पद समान होता है तो v बराबर हो जाएगा b का। तो यहाँ पे देखिए v बराबर है b का, तो आप b का निकालना चाहेंगे तो b बराबर v हो जाएगा। और ये क्या होता है, v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l के पावर 3। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन ये वंडर वाली इक्वेशन में ये पूछा जाता है, तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कुछ नोट याद रखिएगा, नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है, ध्यान दीजिए। नोट ये याद रखना है गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध क्या है। मान लीजिए u बराबर क्या 0 और a बराबर 0, ये मान करके अपने मन में मान लीजिए। तो जब प्रथम है तो v बराबर u प्लस a2 हो तो इस कंडीशन में वेग समय को बतलाता है। s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होगा तो इसका संबंध विस्थापन समय को बतलाएगा। यदि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as रहेगा तो विस्थापन वेग को बतलाता है, ये याद रखिएगा। और विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं। और ये दो रिलेशन है, बड़ा खतरनाक है, याद रखना है आपको। s समान अनुपाती t, जब कब त्वरण नियत रहेगा तो दूरी और समय के साथ संबंध होता है। त्वरण जब नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वेग और समय के साथ भी समान अनुपाती t का संबंध होता है। ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम ग्राफ की बात करें। इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा और एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए ये मिलेगा। जरा अच्छे से समझिए इस पूरे ग्राफ को। देखिए कुछ खास कंडीशन है ग्राफ में। क्या है, ये विस्थापन और समय का ग्राफ है और ये वेग और समय का ग्राफ है। ये विस्थापन समय का ग्राफ है और ये वेग और समय का ग्राफ है। 5 कंडीशन याद रखना है। वेग बढ़ता हो, वेग घटता हो, वेग समान रहता हो, विराम अवस्था में, और असंभव जिसका कभी मान संभव न हो। तो इस दोनों कंडीशन में देखो, जब वेग बढ़ता हो तो वेग जब बढ़ेगा तो विस्थापन और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। आप समझिए, काहे कि ये कंडीशन दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सही है। यदि दूसरा में दे जब वेग घटता हो, तो जब वेग घटेगा तो ये इस तरह का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तीसरा, वेग समान रहता हो, देखिए इस तरह के ग्राफ में वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान वेग से जा रहा है। विराम अवस्था, तो विराम अवस्था में क्या होगा, समय तो चलेगा लेकिन वेग में उसके दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। जो संभव नहीं है, असंभव। असंभव क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा कि विस्थापन तय होगा और समय 0 लगेगा, कभी संभव है नहीं है। तो असंभव वाला ग्राफ खूब पूछा जाता है, पूछने की संभावना है, इसको याद रखिएगा। इसमें से ये 5 केस जो है वो संभव नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है आप रूम से चले कहीं गए और कुछ ना कुछ विस्थापन तय किया और समय ना लगा हो, ये कभी संभव नहीं है। तो ये केसेज 5 वाला केसेज जो है वो संभव वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। विस्थापन जो होते हैं समय के समान अनुपाती, एक समान होते हैं, समान वेग के लिए होते हैं, ये याद रखना है। अब देखिए अगला केस, अगला ग्राफ वेग और समय का इसी तरह से है। त्वरण बढ़ेगा तो इस तरह का ग्राफ होगा। त्वरण घटेगा तो ग्राफ नीचे की ओर मूव करेगा। एक समान त्वरण होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा। और चौथा, एक समान वेग रहेगा। देखो वेग ना तो ऊपर जा रहा है ना वेग नीचे जा रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, तब इस तरह का ग्राफ होगा। और असंभव है, असंभव मतलब क्या, कभी ऐसा नहीं होगा वेग में परिवर्तन हो, चेंज करे और समय 0 लगे, ये कभी संभव नहीं है। तो इस केस को, 5 केस को आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं जिसको समझने के लिए आपको रेगुलर क्लास ऑफलाइन मोड में करना होगा। एक ही क्लास में हम कितना कुछ सिखा सकते हैं, मैराथन चल रहा है और आपको इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा। 10th पढ़ करके आप यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको 11th के क्लास पढ़ने में थोड़ा सा आसान बुझाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा रह गया है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है
कि 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा, 15 सेकेंड में। तो 15 सेकेंड में दूरी कितना तय हुआ है, देखिए 40 हो गया आपका यहाँ पे, सॉरी वेग 40 है और समय है 15, तो दूरी बराबर 15 सेकेंड में क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना क्या हो जाएगा, समय। तो 15 गुना 40 यानी आपका 600 मीटर हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ध्यान दीजिए, ये ग्राफ देखिए, इसमें कहता है 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है। तो 10 सेकेंड में कहाँ है समय, यहाँ 10 सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, ये ट्रेंगल बन रहा है इस तरह से। तो सबसे पहले 10 सेकेंड में दूरी तय करना है, तो ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ट्रेंगल के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो इसका हाफ हो गया, आधार इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5, और इसका ऊंचाई देखिए यहाँ तक कितना गया 20 गुना। अब देखिए, अब इसका ये आयताकार है तो इसका आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई हो गया इसका कितना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा 5 प्लस चौड़ाई, ऊपर पूरा चौड़ाई कितना हो जाएगा 20। ये सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको 150 150 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको एरिया से ये बनता है। तो याद रखिएगा, कुछ एनसीईआरटी का पॉइंट नीचे में लिखा हुआ है। देखिए, वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। याद रखिएगा, वेग समय ग्राफ होगा, देखिए वेग समय ग्राफ होगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर था, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका चाल और वेग आपका खत्म हुआ। और आप लोग यदि शुरू से क्लास किए होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया ही होगा। और इसको ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इस मतलब चाल और गति को कम से कम न्यूमेरिकल सारे चीज बता करके 7 से 8 क्लास लगता है। और 7 से 8 क्लास देने के बाद एक एक क्वेश्चन हवा की तरह उड़ने लगता है। लेकिन हम अभी आपको सिर्फ वन शॉर्ट वीडियो में एक मैराथन के रूप में पढ़ाए, कहीं ना कहीं आपको दुनिया के हर एग्जाम में ये काम करेगा। तो यदि आप ऑफलाइन, यदि भागलपुर एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा। या आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप भागलपुर में शिफ्ट हो करके ऑफलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो अभी तक लास्ट तक क्लास किए हैं वह मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करके थोड़ा सा उत्साहित कीजिएगा, ताकि आगे और भी वीडियो लेकर के हम इस तरह का आए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। अगला क्लास जो होगा 2 विमीय गति प्रोजेक्टाइल मोशन का मैराथन क्लास लेंगे। तो निश्चित रूप से आप मैराथन का आनंद लेते रहिए, लेकिन प्रत्येक जितने भी मैराथन है उसको देखिएगा तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और भागलपुर से हैं तो निश्चित रूप से आप ऑफलाइन आज ही आप संपर्क कीजिए। आपका नंबर स्क्रीन पे दिखेगा थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।